गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखिए दोस्तों। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का अर्थ ये रहता है दोस्तों कि रहने की जो लागत वगैरह है, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कितनी है। और ये दोस्तों 2021 के अंदर जो सूचकांक है, इस सूचकांक के अंदर दुनिया के 173 जो शहर हैं उनकी जो रहने की लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उनका मापन किया है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना। और इसके हिसाब से 2021 के अंदर दुनिया का सबसे महंगा शहर यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कौन सा शहर है दोस्तों? इजराइल का तेल अवीव शहर है, वो दुनिया का जो महंगा शहर है। लेकिन 2020 के अंदर दोस्तों पेरिस था जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे महंगा शहर 2020 के अंदर पेरिस था। लेकिन 2021 में कौन है? इजराइल का तेल अवीव शहर है दोस्तों, याद रखिए। और सेकंड नंबर पे फ्रांस की राजधानी पेरिस है और थर्ड पे है सिंगापुर। तो ये टॉप 3 कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से दुनिया के देश है दोस्तों। भारत का आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो उस तरह का नहीं है जितना जो विकसित देशों के हैं दोस्तों यार। इसलिए दोस्तों भारत के टॉप 20 जो सिटीज़ है उसके अंदर भारत की एक भी सिटी वगैरह शामिल नहीं है। और इस सूचकांक के अंदर दोस्तों ये भी बात बोला गया है कि विश्व स्तर पे जो गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह है उसकी जो कीमत वगैरह है उसके अंदर 2020 की तुलना के अंदर 3.5% यानी 3.5% बढ़ोतरी हुई है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस की कीमत के अंदर। और आपको पता है कि कोविड की वजह से दुनिया की जो सप्लाई चेन वगैरह है, आपूर्ति श्रृंखला है, वो बाधित होने की वजह से आज विश्व के प्रत्येक देश, हर देश महंगाई की समस्या से सामना कर रहा है। और उसी के चलते जो रहने की जो लागत वगैरह रहती है, कॉस्ट ऑफ जो लिविंग वगैरह रहती है, वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सूचकांक था दोस्तों, आप याद रखना। अगला देखिए, ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्लोबल गेटवे प्लान एक योजना है दोस्तों, किसकी है? यूरोपीय आयोग की। यूरोपीय आयोग की एक ग्लोबल गेटवे प्लान नामक एक योजना शुरू की है जिसका मुख्य मकसद ये है कि 2027 तक दुनिया भर में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 300 बिलियन यूरोज का जुटाया जाए। किसके लिए दोस्तों? सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 300 अरब यूरो है, उसको जुटाया जाए। ये ग्लोबल गेटवे प्लान के तहत यूरोपीय आयोग का प्लान है दोस्तों। और ये जो योजना है वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है उसके काउंटर के तौर पे देखा जा रहा है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है चीन के द्वारा जो पूर्वी यूरोपीय कंट्रीज है उनके अंदर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से या चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस की वजह से यूरोपीय आयोग के द्वारा इस BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल गेटवे प्लान शुरू किया गया है दोस्तों, आप याद रखना। अगला देखो दोस्तों, भारत G20 ट्रोइका के अंदर शामिल हुआ है, ये न्यूज़ है दोस्तों। अब आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये ट्रोइका होती क्या है। ट्रोइका दोस्तों G20 के भीतर एक शीर्ष समूह रहता है जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी जो अध्यक्ष रहता है, यानी हर एक साल की प्रेसिडेंसी रहती है अध्यक्ष। तो जो ट्रोइका होती है वो G20 के भीतर ये 3 जो देश रहते हैं, पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और जो आगामी होने वाला जो अध्यक्ष रहता है, इन तीनों देशों का एक ट्रोइका रहता है जिसमें अभी भारत शामिल हुआ है। आपको पता है कि अभी जो वर्तमान जो पिछला अध्यक्ष थे G20 का वो इटली के पास प्रेसिडेंसी थी। अभी इंडोनेशिया के पास में। आगामी 2023 के अंदर जब भारत अपना 75वां आज़ादी दिवस मना रहा होगा तब पहली बार G20 जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा और साथ में अध्यक्ष भी रहेगा। यानी 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता करनी है। तो इसलिए दोस्तों कि अभी से प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गई कि भारत के द्वारा कि कैसे प्रेसिडेंसी वगैरह का संचालन करना है। और जो G20 है उसकी जो भी लक्ष्य वगैरह है उसमें निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रोइका नामक का ग्रुप बनाया गया है। और उसमें ये 3 जो कंटिन्यूस प्रेसिडेंसी वगैरह रहने वाली है उसका संचालन करने की जिम्मेदारियां सीखने के लिए एक अभ्यास के तौर पे ये ट्रोइका नामक एक भीतरी समूह है दोस्तों, याद रखना। और भारत शामिल हुआ है। और भारत जब शामिल हो गया तो ये क्या करेगा दोस्तों? ट्रोइका के सदस्य के रूप में होने के नाते भारत
G20 के जो एजेंडा है उसमें निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया के साथ, इटली के साथ जब भी कहे कि वार्तालाप वगैरह होगी तो भारत भी शामिल रहेगा दोस्तों, मिलकर काम करेंगे। अब आपको G20 के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। G20 एक अनौपचारिक समूह है, यानी कोई भी एक्ट के माध्यम से, कोई समझौते के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी इसका कोई चार्टर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। एक G20 एक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक समूह है दोस्तों, याद रखना। और G20 का कोई भी हेडक्वार्टर या स्थायी सचिवालय वगैरह नहीं है, याद रखना। ये प्रेसिडेंसी रहती है, जो मेजबान देश रहता है वही इसका अध्यक्ष के तौर पे काम करता है 1 साल के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ये एक अनौपचारिक समूह है, इसमें 20 देश शामिल है दोस्तों। विश्व के जो महत्वपूर्ण विकासशील या विकसित देश वगैरह हैं, वो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो 20 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हैं वो शामिल है दोस्तों। आप कभी जब भी मैप वगैरह देखो तो इन कंट्रीज का जरूर देखना दोस्तों, परीक्षा में इनके क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ थी दोस्तों। अगला देखिए, राष्ट्रीय निर्यात बीमा योजना। तो सबसे पहले राष्ट्रीय निर्यात बीमा योजना के बारे में क्यों सुर्खियों के अंदर है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ दोस्तों कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा ट्रस्ट है दोस्तों। ये 2021-22 से लेके 2025-26 तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता एक ट्रस्ट है और उसको वित्तीय सहायता 2025-26 तक देने के लिए सरकार ने अभी मंजूरी दी है। ये सुर्खियों के अंदर थी दोस्तों। अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत ट्रस्ट है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ट्रस्ट नहीं है दोस्तों, याद रखना। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत ट्रस्ट है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसका जो प्रशासन है अभी वर्तमान के अंदर जो प्रशासन है दोस्तों, भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम है, उसके द्वारा संचालन किया जाता है। इस ट्रस्ट का प्रशासन इस संगठन, इस निगम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका जो 2006 में स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो भी रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से जो भी परियोजना वगैरह है, निर्यात परियोजना वगैरह है, उनके ऋण को, निर्यात परियोजना वगैरह है दोस्तों, उसको प्रोत्साहित करना। और साथ में जो ऐसी परियोजना वगैरह हो गया जो उच्च मूल्य का ऋण वगैरह लेके कोई निर्यात प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, उसको बीमा कवर के तौर पे प्रदान करना, यानी उसकी जोखिम वगैरह है उसको कवर करने में सहायता प्रदान करना। ये राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते का मुख्य मकसद है, जिसकी स्थापना कब हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, सब आपको बता दिया दोस्तों। अब इन्फिनिटी फोरम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आज 3 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी फोरम। तो सबसे पहले इसका नाम याद रखिए। अब आपको इस फोरम के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये जो इन्फिनिटी जो फोरम है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, उसका एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेतृत्व के विचार विमर्श करने के लिए एक मंच है। इन्फिनिटी फोरम किसका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, इसके बारे में आगे बात करूंगा दोस्तों। ये एक तरह से विचार मंच है दोस्तों, जो वित्तीय प्रौद्योगिकी वगैरह है और वैश्विक जो भी नेतृत्व वगैरह है उसका विचार विमर्श करना, कि जो भी दुनिया भर की समस्याएं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई और प्रगतिशील विचार वगैरह है, नवीन जो तकनीक वगैरह है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, वित्तीय क्षेत्र के अंदर, उन सारे जो हितधारक लोग हैं उनकी एक फोरम है, आप याद रखना, ठीक है। इसका जो आयोजन है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, इन्फिनिटी फोरम का। और साथ में इसका सहयोग दोस्तों गिफ्ट सिटी फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर दोस्तों, गांधीनगर के अंदर। और साथ में ब्लूमबर्ग, ये दोनों संगठन है, ये दोनों एजेंसियां दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, उसकी इस फोरम को आयोजित करने में मदद कर रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी के अंदर ही है, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है उसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण है, उसका हेडक्वार्टर याद रखिए। ये दोस्तों 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत, यानी एक्ट के माध्यम से इस संस्थान, इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये भारत में पहला वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, याद रखिए दोस्तों। और इस 2000 एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था, 2019 के एक्ट के माध्यम से। और मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको पता है दोस्तों, लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, ये विश्व के वित्तीय सेवा के क्षेत्र के अंदर हब के तौर पर काम कर रहे हैं। और भारत सरकार भी चाहती थी कि इंडिया भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एक ग्लोबल हब के तौर पे उभरे। और इसीलिए
इसको साकार करने के लिए 2019 में एक्ट के माध्यम से इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये आपको बता देता हूँ। और इसका मकसद क्या है दोस्तों, ये घरेलू अर्थव्यवस्था से बाहर, यानी जो गिफ्ट सिटी के अंदर है दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, यानी घरेलू के एक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। और जो घरेलू अर्थव्यवस्था से अधिकार क्षेत्र से बाहर जो भी वित्तीय आवश्यकता वगैरह रहती है, कंज्यूमर वगैरह या कस्टमर वगैरह, उनको डील करता है दोस्तों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये चीज़ याद रखना। यानी सीमा पार कोई भी वित्त प्रवाह हो गया, माने जो सीमा पार वित्तीय प्रवाह हो गया, वित्तीय उत्पाद हो गए और सेवा हो गई, उनकी जो भी कोई ग्राहक वगैरह का आवश्यकता रहती है, उसकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये पूरी न्यूज़ थी, आपको मैंने बताया। इसके अलावा अब मैं वन लाइनर करंट बता देता हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले जो वन लाइनर करंट के तौर पर राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस, यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब मिशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला आज तक का कोई ग्रह या उपग्रह वगैरह है दोस्तों। ये मिशन है दोस्तों, नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सूर्य का वातावरण वगैरह है और सूर्य का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा करीब से जाके अध्ययन वगैरह करना। ये नासा के द्वारा ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन स्टार्ट किया गया था और ये सूर्य से संबंधित है, ये भी याद रखिए। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये मेघालय का फेस्टिवल है, अभी आयोजित हुआ था। तो अब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मेघालय के अंदर, ये भी याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, यानी अपने जो दिव्यांगजन भाई बहन वगैरह रहते हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, जबकि 3 दिसंबर को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये 4 से 5 दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, आपको मैंने कवर कराई। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। इस वीडियो के अंदर अपने अच्छे तरीके से कवर किया दोस्तों। और शाम को आपके लिए डेली करंट अफेयर्स हिंदी क्विज शो लेके आता हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्विज वगैरह रहते हैं वो सिर्फ 5 से 6 मिनट के वीडियो के अंदर कवर करवाता हूँ। और आप लगातार जुड़े रहे दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद।